So today I will tell you about thermoregulation in plants. Today we will learn about thermoregulation in plant. हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या कहलाता है। बेसिकली ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन, एक टॉलरेबल रेंज तक रेगुलेट करना टेम्परेचर को। हम बात कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन किसके अंदर, हम बात कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो हम पढ़ेंगे बेसिकली थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट में एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टू लो एंड हाई टेम्परेचर। तो प्लांट्स की जब थर्मोरेगुलेशन की हम बात करेंगे तो हम प्लांट्स की थर्मोरेगुलेशन में पढ़ेंगे एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर, यानी प्लांट्स कैसे कॉप ऑफ करते हैं, कैसे एक या ये भी कह सकते हैं कि वो कैसे मुंह देते हैं लो और हाई टेम्परेचर को। यानी लो टेम्परेचर में उनके पास क्या एडॉप्टेशन होती है जो उनको लो टेम्परेचर से बचाती हैं, और उनमें कौन सी एडॉप्टेशन होती हैं जो उनको किससे बचाती हैं, उनको हाई टेम्परेचर से बचाती हैं। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं लो टेम्परेचर की, कि लो टेम्परेचर से वो अपने आप को किस तरह से महफूज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, लो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि प्लांट लो टेम्परेचर में उनके पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो लो टेम्परेचर के इफेक्ट से उन्हें बचाती हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, लो टेम्परेचर की। अच्छा, लो टेम्परेचर की भी अगर बात करें तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लो टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट कैसे करता है प्लांट को। पहले तो इफेक्ट देख लेते हैं, लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, यानी लो टेम्परेचर प्लांट्स को कैसे नुकसान पहुंचाता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है। अगर लो टेम्परेचर हो जाता है तो प्लांट में क्या चेंज आता है। तो लो टेम्परेचर जो प्लांट को इफेक्ट करता है तो कहा जाता है इफेक्ट द, लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर इफेक्ट द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Low temperature affect the fluid nature of plasma membrane of plant cell. It ultimately related to affect the transport of solute across the cell membrane. जब टेम्परेचर लो होता है तो उस वक्त प्लांट पर क्या असर होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, असर क्या होता है उसका। तो उसका असर देख लें, यहाँ मैंने बता दिया है। अब हमें एक चीज पता है कि चाहे प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल का सेल, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन की नेचर जो होती है वो फ्लूइड होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड नेचर का होता है, सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में अगर आप देखें तो इसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं जो उसको क्या रखते हैं, जो उसको लिक्विड फॉर्म में या फ्लूइड फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन जब फ्लूइड फॉर्म में होती है तो उस फ्लूइड फॉर्म में होने की वजह से कोई भी चीज सेल से आराम से गुजर सकती है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। यानी बाहर से कोई चीज अंदर आ जाती है और अंदर से कोई चीज कहाँ जा सकती है, बाहर जा सकती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है, फ्लूइड नेचर की होती है। लेकिन क्या होता है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि लो टेम्परेचर के अंदर कुछ चीजें जम जाती हैं। जैसे आपने कोकोनट ऑयल देखा होगा, खोपरे का जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, सर्दियों में वो जम जाता है।
या देसी घी आपने देखा है, देसी घी भी सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है जब लो टेम्परेचर होता है। तो देखें इसी तरह से कह रहा है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है प्लांट के ऊपर, असर क्या होता है, उसका असर ये होता है कि जो वो फ्लूइड नेचर, जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर होती है उसको चेंज कर देता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिड हो जाती है, फ्लूइड से क्या हो जाती है, वो सॉलिड हो जाती है। उसके अंदर के जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जम जाते हैं। अब देखें ऐसे लिपिड्स जम गए, ये सेल मेम्ब्रेन की सेल प्लांट की सेल की सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, सॉलिड हो गई। सॉलिड हो गए, अब सॉलिड होने की वजह से जब वो जम गए, अब ना कोई चीज इसके अंदर आ सकता है, ना कोई सॉल्यूट, और अंदर से ना कोई सॉल्यूट बाहर जा सकता है। और सेल मेम्ब्रेन को हमेशा चीजों की जरूरत होती है कि वो अंदर से चीजें बाहर, जो काम की चीज नहीं होती, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होती है वो अंदर से बाहर चली जाती है, और जो इसको रिक्वायर होती हैं चीजें वो बाहर से अंदर जाती हैं। ट्रांसपोर्ट तो सेल मेम्ब्रेन में चलती है, लेकिन जब ये सॉलिड हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन तो इसकी ट्रांसपोर्ट क्या हो गई, रुक गई। तो अब देखें सबसे पहले आपने बताना है कि इफेक्ट क्या हो गया लो टेम्परेचर का। लो टेम्परेचर का इफेक्ट अगर आपसे रीजनेबल क्वेश्चन में पूछा जाए पेपर में, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, तो आप इफेक्ट लो टेम्परेचर का बताओगे, इट इफेक्ट द फ्लूइड नेचर, यानी सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर होती है, जो उसकी लिक्विड नेचर है उसको क्या कर देता है, उसको चेंज कर देता है। फ्लूइड नेचर को किसमें चेंज कर देता है, उसको चेंज कर देता है सॉलिड में। तो किसमें चेंज हो जाएगी, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। और फिर अल्टीमेटली अब इस सॉलिड में चेंज होने का नुकसान क्या है, अल्टीमेटली ये किस चीज से रिलेटेड होगा, अल्टीमेटली फिर ये किस चीज पर इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से कोई सॉल्यूट ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। अब प्लांट इस कंडीशन से अपने आप को बचाते क्या है, अब हम इसकी अडोप्टेशन देख लेते हैं कि प्लांट के पास कौन सी अडोप्टेशन होती है, कौन सी तदबीर होती है, कि जिसके जरिए जो है वो अपने आप को इस लो टेम्परेचर के इफेक्ट से बचाते हैं। लो टेम्परेचर से तो नहीं बचा सकते, लेकिन उसके इफेक्ट से जो है वो अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं। देखो इसको बचाने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको एक मिसाल अगर दूं यहाँ पर, कि सर्दियों के अंदर कोकोनट ऑयल, सर्दियों के अंदर जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल को अगर आप किसी ट्यूब में डाल के रखोगे तो सर्दियों में सरसों का तेल नहीं जमता, वो क्या रहता है, वो बेसिकली जो है वो लिक्विड ही रहता है। लेकिन कोकोनट ऑयल जो होता है, खोपरे का जो तेल होता है, या देसी घी जो होता है, देसी घी सर्दियों में जम जाता है। देसी घी की बात करें तो देसी घी सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, लेकिन जो सरसों का तेल होता है वो नहीं जमता। उसकी वजह क्या होती है, हम फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि सरसों के तेल के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। कौन से फैटी एसिड होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लो टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पे भी जो है वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो बेसिकली जो है वो लो टेम्परेचर हो या रूम टेम्परेचर हो तो उसमें वो फ्लूइड लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये किस में फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन ये जो फैटी एसिड होते हैं कोकोनट ऑयल के अंदर, इसके पास कौन से वाले फैटी एसिड होते हैं, इसके पास सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और हमें पता है सेचुरेटेड फैटी एसिड लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ये सॉलिड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। तो अब सेल क्या करता है, अगर सेल की सेल मेम्ब्रेन में कौन से वाले फैटी एसिड हैं, अगर इस सेल मेम्ब्रेन में सेचुरेटेड फैटी एसिड है, तो जब लो टेम्परेचर होगा तो ये अपने अंदर कौन से वाले फैटी एसिड की सिंथेसिस शुरू कर देगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की। यानी जब सर्दियां आना शुरू होती हैं तो प्लांट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, वो कौन से वाले फैटी एसिड की प्रोपोर्शन को बढ़ा देता है, या कौन से वाले फैटी एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो कौन से वाले अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाती है। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन को सॉलिड होने नहीं देते, उसकी फ्लूइड नेचर को चेंज होने नहीं देते। तो हम इसका जवाब अगर इसकी अडोप्टेशन लिखना चाहें तो हम बता सकते हैं, अंडर सच कंडीशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसको हम लिखेंगे कि अंडर सच कंडीशन। सच कंडीशन का मतलब लो टेम्परेचर में, अंडर सच कंडीशन, under such condition the plant cell increase the proportion of unsaturated fatty acid. The plant cell increase, the plant cell increases the proportion of, plant cell increases the
proportion of unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid, which prevent the crystal formation or in the cell membrane, which prevent crystal formation, या cell, ये भी कह सकते हो कि cell membrane को जो है वो solid होने नहीं देते, which prevent crystal formation or change in fluid nature of cell membrane. मतलब जब लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कौन से वाले फैटी एसिड की तादाद को बढ़ा देते हैं, प्रोपोर्शन को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। और ये क्या करता है, ये क्रिस्टल नहीं बनने देता, यानी सॉलिड हो जाता है ना जब फैट, तो वो ऐसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में आता है, तो उसको ना सॉलिड होने देता है। जब वो सॉलिड नहीं होता तो उसकी फ्लूइड नेचर भी चेंज नहीं होती। अब देखें पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके पास जो है वो दो जो है वो रीजनेबल क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं। पहले वाला क्या पूछा जा सकता है, हाउ लो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट, यानी लो टेम्परेचर प्लांट पे कैसे असर डालता है। और दूसरा जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ प्लांट, या पूछा जाए कि हाउ प्लांट प्रिवेंट द चेंज इन फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को चेंज होने से किस तरीके से प्लांट बचाते हैं। या पूछा जाए हाउ प्लांट प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन इन सेल मेम्ब्रेन, क्रिस्टल फॉर्मेशन कैसे सेल मेम्ब्रेन में बनने को कम करते हैं। तो इस दोनों का जवाब क्या होगा, प्लांट सेल इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन से फैटी एसिड बढ़ा देते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तादाद जो है वो बढ़ा देते हैं। ये तो मैंने बात करी कौन सी, जी जी सवाल रिवाइज कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वाला अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हाउ प्लांट सेल प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्लांट कैसे जो है वो रोकते हैं। या हाउ प्लांट प्रिवेंट द चेंज इन फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर को चेंज होने से प्लांट कैसे बचाते हैं। तो इन दोनों का आंसर सिर्फ इसका की पॉइंट यही होगा, इसका आंसर यही होगा, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखें ये मैंने बात करी है लो टेम्परेचर की। अक्सर क्या होता है कि लो टेम्परेचर पर जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कोकोनट ऑयल और जो देसी घी होते हैं वो लो टेम्परेचर पर जो है वो जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। लेकिन पानी जो जमता है, पानी जो सॉलिड होता है वो कौन से वाले टेम्परेचर पर होता है, लो टेम्परेचर एट फ्रीजिंग लेवल। लो टेम्परेचर कौन से वाले लेवल पर हो, जब द लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे उसी टेम्परेचर की, अगर वाला टेम्परेचर हो जाए तो प्लांट अपने आप को कैसे एडोप्टेशन होती है, किस तरीके से वो जो है अपने आप को बचाते हैं। अच्छा अब हम बात करेंगे कौन से वाले टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर एट फ्रीजिंग पॉइंट। पहले तो सिर्फ सिंपल लो टेम्परेचर पढ़ा था ना, अब लो टेम्परेचर को हम कहां पर पढ़ेंगे, लो टेम्परेचर एट फ्रीजिंग लेवल तक जब लो टेम्परेचर चला जाता है तो प्लांट कैसे अपने आप को बचाते हैं। तो लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लो टेम्परेचर, या आप कह लें कि इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर एट द लेवल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वो टेम्परेचर जिस पे चीजें जमना शुरू हो जाती हैं, 0 तक चला जाए या 0 से नीचे, तो उस वक्त चीजें क्या होंगी, जमना शुरू हो जाएंगी। अब इसका जो है वो इफेक्ट क्या होता है, लो टेम्परेचर काज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन सेल। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा, लो टेम्परेचर का अगर आपसे इफेक्ट पूछा जाए, काज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इन सेल। देखें जब लो टेम्परेचर था ना, तो लो टेम्परेचर क्या कर रहा था, लो टेम्परेचर तो सिर्फ जो है वो किसको चेंज कर रहा था, लो टेम्परेचर तो
बेसिकली जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्रिस्टल जो बन रहे थे वो कहाँ बन रहे थे, वो बन रहे थे सेल मेम्ब्रेन में। और वो आइस के क्रिस्टल नहीं बन रहे थे, वो बेसिकली क्या थे, वो लिपिड्स के क्रिस्टल बन रहे थे जब लो टेम्परेचर था। लेकिन जब लो टेम्परेचर एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, हमने सेल की स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, चाहे प्लांट का सेल हो चाहे एनिमल का सेल हो, सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉल्यूशन पार्ट है, जो लिक्विड पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल में ज्यादातर 90% क्या होता है, वाटर होता है। जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक जाता है तो साइटोसोल के अंदर जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है और वो क्या बन जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। लेकिन ये क्या बन गए, ये आइस क्रिस्टल्स बन गए। अब आइस क्रिस्टल बनने का नुकसान क्या होगा, एंजाइम्स जो काम करते हैं, साइटोसोल का जो वाटर होता है वो बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होता है। अब उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में यूज होता है, सॉलिड फॉर्म में यूज नहीं होता। तो आइस यूज नहीं होता, वाटर यूज होता है, लेकिन वाटर तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये इफेक्ट हो गया किसका, लो टेम्परेचर एट फ्रीजिंग। अब प्लांट के पास एडोप्टेशन क्या होती है, प्लांट अपने आप को इससे बचाते किस तरह से हैं, तो इसकी सिंपल सी जो एडॉप्टेशन है, इसमें प्लांट क्या करते हैं, इसमें प्लांट एक काम ये करते हैं, अल्टर दी सोल्यूट कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की सोल्यूट कंपोजिशन को अल्टर कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि साइटोसोल सुपर कूल हो जाता है लेकिन फ्रीज नहीं होता। अब देखिए मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आपके पास जो हनी होता है, शहद होता है, अब शहद को अगर आप फ्रीजर में भी रख देंगे ना, फ्रीजर, डीप फ्रीजर में भी अगर आप शहद को रख देंगे तो शहद जमता नहीं है, शहद जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होता, शहद जमता नहीं है। अब वो शहद जमता क्यों नहीं है, उसकी रीजन क्या है, तो उसकी एक रीजन ये होती है कि शहद के अंदर फ्रक्टोज की कुछ लॉन्ग चेन होती हैं जो उसको जमने नहीं देती, जो उसको फ्रीज होने नहीं देती। इसी तरीके से जो सेल होता है जब लो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर आता है तो इसमें भी फ्रक्टोज की लॉन्ग चेन बनना शुरू हो जाती है ऐसे। अब वो फ्रुक्टोज की जो लॉन्ग चेन होती है वो क्या क्या हुआ, इसने सोल्यूट कंपोजिशन को, यानी साइटोप्लाज्म के सोल्यूट्स की कंपोजिशन को थोड़ा चेंज किया, यानी फ्रुक्टोज की लॉन्ग चेन आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसके अंदर जो है वो आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। यानी इसका साइटोसोल या इसका साइटोप्लाज्म सुपर कूल तो हो जाएगा लेकिन आइस क्रिस्टल्स इसके अंदर नहीं बनेंगे। आइस क्रिस्टल हो सकता है कि सेल वॉल में बन जाए बाहर की तरफ, लेकिन सेल वॉल में आइस क्रिस्टल बनने का इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, बीच में पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा से चीजें मूव कर सकती हैं। अगर सेल वॉल जो है वो सॉलिड हो भी जाएगी या उसमें वो जो है बर्फ या आइस जम जाएगा तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें लो टेम्परेचर हो गया, और लो टेम्परेचर की मैंने आपको जो है वो एडोप्टेशन भी जो है वो बता दी। मैं आपकी 1 मिनट अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा मिनट। तो आज जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले जो है वो प्लांट्स की जो थर्मोरेगुलेशन पढ़ी, उसके अंदर सबसे पहले जो है वो हमने लो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया और उसकी अडोप्टेशन पढ़ ली कि प्लांट किस तरीके से अपने आप को उससे बचाते हैं। और उसके बाद मैंने जो है वो आपको जो है नॉर्मली जो है उसके बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, लो टेम्परेचर किस लेवल पर हो जाए, अगर फ्रीजिंग लेवल पर होगा तो उसका नुकसान क्या होगा और कैसे प्लांट उससे अपने आप को बचाएंगे। 1 मिनट, मुझे थोड़ी सी अपनी तस्वीर लेने के लिए वीडियो भी ओपन, तो उससे कैसे प्लांट अपने आप को बचाएंगे, ये हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाई टेम्परेचर। अब हम कौन से वर्ड किसको डिस्कस करेंगे, जो है वो हाई टेम्परेचर पर प्लांट्स के पास क्या एडॉप्टेशन होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की बात हो गई, अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर।
अच्छा, हाई टेम्परेचर जो है वो अगर उसका इफेक्ट देखें, चलिए सबसे पहले इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि ये प्लांट्स पर कैसे असर डालता है। तो सबसे पहले तो एक बात ये याद रखें कि हाई टेम्परेचर इज मोर हार्मफुल देन लो टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाई टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है, ज्यादा नुकसानदेह होता है लो टेम्परेचर से, क्यों लो टेम्परेचर के मुकाबले में ज्यादा हार्मफुल होता है? बिकॉज एंजाइम्स आर डीनेचर, बिकॉज या सिंस एंजाइम्स आर डीनेचर, यानी एंजाइम की स्ट्रक्चर ही जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बिकॉज एंजाइम्स आर डीनेचर्ड। अब देखो एंजाइम डीनेचर्ड होने का मतलब क्या होता है? एंजाइम डीनेचर होने का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोब की तरह टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है इनमें, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ये इनकी स्ट्रक्चर है, नॉर्मली टर्शियरी प्रोटीन होते हैं, लेकिन जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो एंजाइम की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी, ये खुल गया, खुलकर ये ऐसे हो गया, ये एंजाइम खुल गया और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गई। अब इस स्ट्रक्चर पे एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, ये डीनेचर हो गया, ये एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर हो गया। असल जो इसकी नेचर थी ये टर्शियरी नेचर थी, लेकिन जब हाई टेम्परेचर दिया तो इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, ये डीनेचर हो गया, अब ये अपना काम नहीं करेगा। तो हाई टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइम को जो है वो डीनेचर जो है वो कर देता है, यानी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, विच इज डिजास्ट्रस फॉर मेटाबॉलिज्म। और उसकी वजह से क्या होगा, विच इज डिजास्ट्रस फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपकी बॉडी का। हमें पता है हमारी बॉडी में ज्यादातर केमिकल रिएक्शन कौन कंट्रोल करते हैं, एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। अगर ये एंजाइम ही जो है वो खत्म हो गया तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस या प्लांट की बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, ना फोटोसिंथेसिस होगी ना रेस्पिरेशन होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट फूड कैसे बनाएगा, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो उसको एनर्जी कैसे मिलेगी। तो ये सारे के सारे रिएक्शन जो है वो एंजाइम्स पर डिपेंड करते हैं, और जब एंजाइम ही नहीं होंगे तो ये सारे काम नहीं होंगे। अच्छा, अब इसकी अडोप्टेशन देख लेते हैं कि प्लांट्स अपनी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, कैसे अपने आप को जो है वो प्लांट्स कूल डाउन रखते हैं। इसका एडोप्टेशन देख लेते हैं कि प्लांट्स कैसे कोप ऑफ करते हैं इससे, इनके पास जो है वो कैसे। तो प्रिंसिपल वे टू कूल डाउन द प्लांट इज दिस, इन दिस सिचुएशन इज रेस्पिरेशन, यानी प्रिंसिपल वे जो प्लांट्स का है, जो कूल डाउन रखने का प्लांट्स को, वो क्या है, वो है ट्रांसपायरेशन। प्रिंसिपल वे टू कूल डाउन plant in such situation is ट्रांसपायरेशन, यानी ऐसे उसमें सबसे पहला तरीका जिसके जरिए प्लांट्स अपने आप को जो है वो क्या करेंगे, कूल डाउन रखेंगे, वो क्या है, वो है ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या है, एवोपरेशन ऑफ वाटर मैनली थ्रो स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि प्लांट, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, अब क्या होगा, जब ज्यादा सनलाइट पड़ती है तो ये प्लांट्स वाटर को एवोपरेट करता है थ्रू स्टोमेटा, इसके लीव्स पर स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा से वाटर क्या होता है, बाहर एवोपरेट हो जाता है। अब ये कूल डाउन कैसे, इसकी वजह से कूलिंग डाउन प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है, असल में क्या होता है, प्लांट के अंदर जो गर्म पानी होता है वो क्या होता है, वो एवोपरेट हो जाता है, और ठंडा पानी प्लांट जो है वो क्या करते हैं, प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं। और पानी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि पानी, फॉर एग्जांपल अगर ये एक, ये इसके अंदर 1 ml या कितना भी पानी है, अगर इसमें से थोड़ा सा भी पानी एवोपरेट हो जाता है तो बाकी पानी का टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो जाता है, यानी पानी एवोपरेट होने से बाकी जो रिमेनिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास भी जो पसीना आता है हमें, तो उसका फायदा ये होता है कि हमारे अंदर से पानी जब एवोपरेट हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो बॉडी का वाटर होता है वो खुद ब खुद क्या हो रहा होता है, कूल डाउन हो रहा होता है। तो प्रिंसिपल वे में सबसे पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है ट्रांसपायरेशन। लेकिन बाज़ दफा क्या होता है, जब टेम्परेचर 40 से अबो होता है, 40 होता है या 40 से अबो होता है, फिर तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, प्लांट ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा नहीं कर पाते। एट अबो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब ऐसी कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं,
इस कंडीशन के अंदर तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रही है। तो प्लांट सिंथेसिस, प्लांट सेल सिंथेसिस हीट शॉक प्रोटीन, ऐसी कंडीशन में प्लांट सेल सिंथेसिस करते हैं, प्लांट सेल सिंथेसिस वह बनाते हैं कौन सा प्रोटीन, ये सिंथेसिस करते हैं हीट शॉक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, हीट शॉक प्रोटीन। अब देखो बेसिकली ये हीट शॉक प्रोटीन क्या होता है, अक्सर पेपर में पूछ भी लेते हैं इसका कि हीट शॉक प्रोटीन का काम क्या होता है और ये कब प्लांट्स के अंदर बनता है। तो ये जो हीट शॉक प्रोटीन है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जब ये हीट शॉक प्रोटीन बनता है ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली डीनेचरिंग ऑफ एंजाइम, प्रोटेक्ट एंजाइम एंड अदर प्रोटीन फ्रॉम डीनेचरिंग। इसका काम क्या होता है, इसका काम हो गया protect enzymes and other protein, protect enzymes and other protein from denaturing। एंजाइम और दूसरे प्रोटीन को डीनेचर होने से बचाता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको देखा ना, मैंने अभी डीनेचर आपको बताया था, देखें ये एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, और ये जब ये डीनेचर हुआ तो इसकी ऐसी फिब्रस स्ट्रक्चर हो गई। अब क्या होता है कुछ जब बहुत ज्यादा 40 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जब एंजाइम के डीनेचर होने का खतरा ज्यादा होता है, तो प्लांट्स के पास एक खास किस्म के प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हीट शॉक प्रोटीन। और ये हीट शॉक प्रोटीन क्या करते हैं, ये इसको एंजाइम को चारों तरफ से क्या कर लिया, ये प्रोटेक्ट कर लिया इसने। अब ये इसको डीनेचर होने नहीं देगा, इसको खुलने नहीं देगा, एक तरीके से बंद है ना, इसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने देगा। ये हीट शॉक प्रोटीन इसको क्या कर रहा है, चारों तरफ से जो है वो इस एंजाइम को प्रोटेक्ट कर रहा है। या कुछ और भी प्रोटीन होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, तो उनको भी चारों तरफ से जो है वो प्लांट्स के काम के होते हैं, तो उसको चारों तरफ से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन प्रोटेक्ट एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन फ्रॉम डीनेचरिंग, एंजाइम और दूसरे प्रोटीन को डीनेचर होने से बचाता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें अदर देखें वेज, और भी कुछ तरीके होते हैं जिसके जरिए प्लांट जो है वो अपने आप को जो है वो हाई टेम्परेचर से बचाते हैं। तो अदर जो वेज हैं उसकी अगर बात करें तो उसमें जो है वो सबसे पहले तो जो है अदर वेज जो हैं, अदर वेज कुछ और भी तरीके हैं जिसके जरिए प्लांट सनलाइट से या हाई टेम्परेचर से जो है वो अपने आप को बचाते हैं ओवर हीटिंग से। जैसे शाइनी क्यूटिकल हो गया, शाइनी क्यूटिकल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स का जो क्यूटिकल होता है वो बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, सनलाइट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, डायरेक्ट सन पर पौधे पर पड़ नहीं रही है, उससे वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अक्सर गर्मियों के अंदर जब तेज रोशनी सूरज ज्यादा होता है तो हमारी स्किन भी थोड़ी ऑयली हो जाती है। वो ऑयली होने का फायदा क्या होता है कि वो एज अ सन ब्लॉक काम करता है वो ऑयल, और आपका जो सनलाइट होती है वो आपकी स्किन से क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है, उसको ज्यादा डैमेज नहीं करती। तो एक तो शाइनी क्यूटिकल होता है। और कुछ प्लांट जो बहुत ज्यादा गर्मी वाले एरिया में होते हैं तो स्मॉल लीफ सरफेस होता है। अक्सर डेजर्ट प्लांट जहाँ पर सनलाइट ज्यादा पड़ती है, स्मॉल लीफ सरफेस होता है। लीफ सरफेस स्मॉल होने का फायदा ये होता है, डायरेक्ट पत्तों पर जो है या डायरेक्ट जो है वो सनलाइट नहीं पड़ रही होती, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ रही होती, तो इतने ज्यादा बॉडी हीट अप नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर लीफ जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होते हैं, तो इन पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ भी सकती है और इन पे ज्यादा इफेक्ट भी हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो उसका सरफेस जो है वो क्या होता है, वो बेसिकली जो है वो अक्सर प्लांट का जैसे जो बहुत ज्यादा जहाँ सूरज होता है उस जगह पर ये लीफ का सरफेस एरिया कम होगा। इसके अलावा विल्टिंग भी हो जाती है, पत्ते मुरझा जाते हैं। अक्सर पौधों को आपने देखा होगा जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो उनके पत्ते से विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं नीचे। अब देखो ऐसे गिरे हुए हैं तो इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन जब ये खुले हुए होते हैं ऐसे, तो अब इनके ऊपर डायरेक्ट क्या पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी ऐसे। अब आप देखें ये थोड़े विल्ट हो गए, अब ये विल्टिंग हो गई है तो इन पर डायरेक्ट ऐसे सनलाइट नहीं पड़ रही, और यहाँ पर खुले हुए थे तो क्या थे, डायरेक्ट इनके ऊपर सनलाइट पड़ रही थी। तो ये कुछ अदर वेज हैं जिसके जरिए प्लांट अपने आप को
हाई टेम्परेचर से बचाते हैं. So it was all about the adaptation of plant to low and high temperature. First of all, I told you about low temperature. First of all, I told you about the effect of low temperature. What was the effect of low temperature? I told you that the low temperature changed the fluid nature of cell membrane. After that, I told you what are the adaptation of plant to fight with this condition. So I told you that in this condition, plant increase the proportion of unsaturated fatty acid. What unsaturated fatty acid do? They prevent the they prevent the crystal formation in the cell membrane, or they prevent the change in the fluid nature of cell membrane. After that, I told you in low temperature what happened when temperature drop at freezing level. So I told you that in such condition, ice crystals are formed. And how plant cope up with this situation? Then I told you that in such situations, plant change the or alter the solute composition of cell cytoplasm. When solute composition of cytoplasm is changed, the cytoplasm becomes super cool but not freeze. But ice crystals are not formed in cytoplasm. After that, I told you about high temperature. First of all, I told you about the effect of high temperature. So, what are the effects of high temperature? Normally, high temperature destroy the or denature the enzyme. When enzymes are denatured, no metabolic activity will take place inside the cell. After that, I told you what are the adaptation in plants to cope with this high temperature. So first of all, I told you that the principal way of cooling down a plant is transpiration. What is transpiration? Evaporation of water from plant through stomata is called, mainly through stomata, is called transpiration. After that, what happened when temperature increase at 40 or above 40 degrees Celsius temperature? So in this situation, I told you that heat shock protein are produced. And what is the function of heat shock protein? They protect the enzymes and other protein from denaturing. After that, I told you there are some other ways by which plant protect themselves from sunlight. These are shiny cuticle, small leaf surface, and wilting. Now, student, ask question about thermoregulation in plant. जी अदर वेज में जो आपने 3 वेज बताएं, इनको हम डिस्क्राइब करें या इनके नेम ही नहीं काफी नहीं, इनका नेम काफी है. आपकी बुक में सिर्फ नेम है, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. अब देखें यहाँ पर अगर हम रीजनेबल क्वेश्चन की बात करें तो आपसे रीजनेबल क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द प्लांट. तो आप बताओगे हाउ टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? बाय डीनेचरिंग द एंजाइम. दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द एडॉप्टेशन इन प्लांट्स, या हाउ प्लांट कोप ऑफ विद हाई टेम्परेचर. दोनों का जवाब एक ही तरह से होगा. चाहे ये पूछ लिया जाए कि हाउ प्लांट कोप विद हाई टेम्परेचर, या पूछा जाए व्हाट आर द एडॉप्टेशन इन प्लांट फॉर हाई टेम्परेचर, उसके जवाब यही लिखोगे जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हैं. या अगर आपसे पूछा जाए how plant prevent ice crystal formation in the cytoplasm or cytosol, how plant prevent ice crystal formation in the cytoplasm or cytosol, तो उसमें बताओगे change alter the solute composition of cytoplasm. और अगर पूछा जाए how plant cope with crystal formation in the cell membrane, तो उसका लिखोगे by increasing the proportion of unsaturated fatty acid. तो ये है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसमें से 3-4 रीजनेबल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रहे हैं, और आप फोकस करिए. आज की हम क्लास मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज हमने क्योंकि आज हमने बॉटनी खत्म कर ली है. I told you all about the botany in the first chapter. I told you about the osmoregulation in plant. I told you about the excretion in plant, and we have also discussed about the thermoregulation in plant. Now we will discuss all of these 3 aspects of homeostasis in animals. First of all, I told you about these homeostasis in plants, and now I will tell you about these homeostasis in animals. तो नेक्स्ट कल से हम जो है वो सोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे. जी जी सर, विल्टिंग में तो प्लांट मुरझा जाते हैं, तो फिर ये बेनिफिशियल है? मुरझा जाते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर मुरझा जाते हैं. अक्सर आपने देखा होगा आपके घर के अंदर सदाबहार का जो पौधा होता है, वो ऐसे दोपहर के टाइम उसकी विल्टिंग हुई होती है, शाम को आप उसे पानी देते हो, वो दोबारा सही हो जाता है, उसके दोबारा पत्ते सीधे हो जाते हैं. ऐसे आप उन्हें पानी देते हो. विल्टिंग में जलेंगे नहीं. विल्टिंग क्या होती है? थोड़े टाइम के लिए विल्टिंग नुकसानदेह नहीं होती, बहुत टाइम के लिए अगर विल्टिंग रहेगी तो वो तो नुकसानदेह होगी ना.
वो तो थोड़ी वक्ती तौर पर प्लांट अपने पत्तों को ऐसे गिराता है, जब उसमें से पानी कम हो जाता है, जब वो टर्जिडिटी खत्म हो जाती है तो गिरा देता है। जैसे ही आप उसको दोबारा शाम के टाइम पानी देते हो तो उसकी सही हो जाता है वो। अक्सर आपके घर में अगर सदाबहार हो ना, पेरीविंकल जिसको कहते हैं, वो आपके घर पर हो तो उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको थोड़ी देर पानी ना देकर दीजिएगा। 1-2 दिन भी पानी नहीं देते हैं उससे तो भी वो मुरझाता नहीं है, उसकी विल्टिंग हो जाती है। और आप उसको 2-3 दिन के बाद पानी देंगे तो वो दोबारा अपनी सही कंडीशन पर आ जाएगा। लेकिन अब ये नहीं होता कि आप उसको कई-कई महीनों तक ना दें, फिर तो प्रॉब्लम होगा।